अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं और तमाम दावों के बरक्स जो इलेक्शन से पहले किए जा रहे थे कि बड़ा कांटे का मुकाबला है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान, लेकिन जब नताइज का ऐलान किया गया तो क्लियरली जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने तवक्कुआत के बरक्स क्लीन स्वीप किया, आप उसे कह सकते हैं। जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स जिन्हें कहा जाता है, वहाँ पर भी तमाम उन रियासतों से डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी मिली और उसके नतीजे में अब जो सबसे अहम जो अगला सवाल है कि ट्रंप क्योंकि अब दोबारा सदर मुंतखब हुए हैं, वो एक गैर रिवायती सियासतदान हैं और गैर रिवायती सियासतदान होने की वजह से उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो तरजीहात हैं, उसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अमेरिका की अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, मईशत है, फॉरेन पॉलिसी है, तो उस पर आज हम फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले शहबाज, आई थिंक सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने बड़ा डिस्क्राइब किया डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री को और एक आई थिंक उसने समो दिया उस विक्ट्री को कि ना कोई खड्डा ना कोई जंप, डोनाल्ड ट्रंप मतलब बगैर किसी हिकअप के, जो पहले कहा जा रहा था कि शायद पता नहीं कितने दिन लग जाएं हतमी नताइज आने में, लेकिन जैसे ही वोटिंग खत्म हुई विद इन 2-3 आवर्स ये क्लियर हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस आने से कोई नहीं रोक सकता। और आज मेरा ख्याल आखिरी जो स्टेट थी नेवाडा, वहाँ से भी वो जो है विन कर गए। वैसे लास वेगस वहीं पे है, तो अच्छी बात है, वहां से वो जीत गए। बट और पहली मरतबा 20 सालों में पहली मरतबा रिपब्लिकन्स वहां से जीते, क्योंकि डेमोक्रेट वो ज्यादातर कहा जाता है कि स्टेट इस दफा तो मेरे ख्याल स्विंग स्टेट में वो शामिल नहीं थी, डेमोक्रेट स्टेट थी वो, और उसमें वहां से इनकी विक्ट्री है। बट बिफोर मूविंग ऑन, पाकिस्तान बहुत खुश है ना, पाकिस्तानी ज्यादातर बहुत खुश हैं, कुछ जो है वो परेशान है कहा जाता है, क्योंकि उनका ये ख्याल है जिस जमात के साथ आपकी हमदर्दी है वो ज्यादा खुश है। मेरी जमात तो मीडिया है ना, इसलिए तो मेरा तो सबको पता है ना, तो इसलिए वो लोग ज्यादा खुश हैं। मेरा तो मसला ही कोई नहीं है ना, बल्कि वो मीम की बात हो रही है, किसी ने ये कहा है कि मुझे तो नू लीग वाले भी हेट करते रहे। किसी ने ये कहा है कि मीम्स बन रही हैं, किसी ने ये भी कहा है कि जब 20 जनवरी को जब हल्फ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो हल्फ लेने के बाद पहला काम वो यही करेंगे कि पाकिस्तान टेलीफोन कॉल मिलाएंगे, इमरान खान को रिहा करवाएंगे और उसके बाद इस्तीफा दे देंगे, कहेंगे कि जब मेरा मकसद था इलेक्शन लड़ने का और जीतने का वो पूरा हो गया। खैर ये इंटरेस्टिंग है, बट इसमें डेफिनेटली एज अ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट जो हमारे इस वक्त जो फोकस पे होगा, जो हमारे प्रोग्राम का भी फोकस है कि इस जीत का पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है और दुनिया के लिए क्या मतलब है, क्योंकि जो शख्सियत अनप्रिडिक्टेबल होती है वो कुछ भी कर सकती है। वी कांट से कि जी ये हो जाएगा और ये नहीं हो जाएगा, और वो डीप स्टेट के खिलाफ उन्होंने नारा लगाया और जीत कर आए। पाकिस्तान में भी डीप स्टेट का जिक्र आता है, वो रोग एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो ऐसी शख्सियत जब दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत जिनको कहा जाता है, और ऑफ कोर्स सुपर पावर में भी बहुत ज़्यादा कंटेंडर तो है अभी मार्केट दुनिया के अंदर, बट उनके सदर से कुछ भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। जिस तरीके से उनका रिएक्शन आया था जब वो पिछली दफ़ा सदर थे, उन्होंने जो हमारी ग्रांट्स थी, जो लोन्स दिए थे पाकिस्तान को, उसके बारे में भी उन्होंने ताने मारे थे। तो हाउ डू यू सी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप की जो सेकंड टर्म है फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? आई थिंक इस पर डिटेल ऑफ कोर्स डिस्कशन करेंगे। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर प्रिडिक्टेबल भी हैं। मतलब 2016 के मुकाबले में कहा यह जा रहा है कि इस दफ़ा वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं और कुछ जो पॉलिसी प्रायोरिटीज़ उसका ऑलरेडी उन्होंने ऐलान किया है। तो आई थिंक उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, बिकॉज हम फोकस ज़्यादा इकोनॉमी के ऊपर भी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आ सकता है। तो कुछ जो सदर ट्रंप हैं या जब वो बनेंगे 20 जनवरी को, उनकी जो तरजीहात हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी जो इम्पोर्ट्स होती हैं, अमेरिका जो भी इम्पोर्ट्स करता है वो अक्रॉस द बोर्ड 10 to 20% जो हैं वो टैरिफ आयद कर देंगे, और उसके साथ फिर खसूसी तौर पर वो कह रहे हैं जी वो टारगेट करेंगे चीन को, कि चीन आपको पता है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है और दुनिया के हर छोटी बड़ी मार्केट के अंदर आप चले जाएं तो आपको चीन की प्रोडक्ट ज़रूर नज़र आएंगी। तो जो ट्रंप हैं वो ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम जो चीन की एक्सपोर्ट्स हैं और जो इम्पोर्ट होती हैं अमेरिका में, उसमें कम अज़ कम वो 60% ड्यूटी जो है वो या टैरिफ आयद करने के बारे में सोच रहे हैं। अब इसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, इट्स ह्यूज। ये वो नहीं कह रहे कि सिर्फ अपने जो राइवल्स हैं उनके ऊपर ये टैरिफ्स आयद करेंगे, बल्कि जो उनके इत्तेहादी हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, यूके है, उन पर भी ये तमाम चीज़ें लागू होंगी और उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। और उसमें शहबाज इंपॉर्टेंटली आई थिंक मेरी कल एक ब्रिटिश डिप्लोमेट से बात हो रही थी और उन्होंने जो ऑलरेडी अपनी वर्किंग की है, उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप जो है वाकई इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं तो सिर्फ जो यूके की इकोनॉमी है, जो जीडीपी है,
वो 1% कम हो सकती है अगर उन्होंने टैरिफ फाइल और 1% उनका पाकिस्तान से क्वाइट डिफरेंट है, क्योंकि एडवांस इकोनॉमी है, ग्रोथ रेट पहले 1-2-3% से ज्यादा तो नहीं आप सिर्फ वो ये बात कर रहे थे। और दूसरा आपको भी पता है कि जो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, तो इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर अगर वाकई इस पर वो अमल दरामद करते हैं। लेकिन इसका एक नेचुरल बेनिफिट होगा ना, यूरोपियंस, क्योंकि वो सिर्फ जैसे आपने बोला कि चाइना के ऊपर ड्यूटीज लगाने की बात नहीं कर रहे, वो यूरोपीय यूनियन के ऊपर भी ड्यूटीज लगाने की बात कर रहे हैं। तो अगर ईयू के ऊपर भी ड्यूटीज स्लैब करेंगे, चाइना के ऊपर भी करेंगे, तो नेचुरली ईयू और चाइना पार्टनर बनेंगे। जिस तरीके से रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की, तो रशिया की जो डिपेंडेंसी थी वेस्ट के ऊपर, वेस्ट की जो डिपेंडेंसी थी रशिया की तरफ, तो रशिया वाली जो डिपेंडेंसी थी वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो गई। तो बहरहाल वर्ल्ड हैज नो, बट इसके अंदर जो उनका जो मंतक है, क्योंकि ये अमेरिका के अंदर भी डिबेट हो रही है कि क्या टैरिफ इंपोज करने से अमेरिका की मैशत स्ट्रांग होगी, लोगों को ज्यादा कीमतें देनी पड़ेंगी, वो यही कह रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो वहां पे बढ़ जाएगी, तो ये उससे कोई मसाइल हल नहीं होंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज अगर आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो जो ड्यूटी या टैरिफ जो पे करना है वो तो एंड कंज्यूमर ने पे करना है। तो आई डोंट नो कि इसको वो कैसे एक्चुअली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। यू आर राइट। और दूसरा इसके अंदर एक और इशू है जिसपे पाकिस्तानी भी उसमें टच होते हैं, वो मैस डिपोर्टेशंस की बात कर रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे गए हैं उनके हवाले से। तो ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कंडीशंस रही ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कहा यह जा रहा है कि पिछले एक से 1.5 साल में जितनी माइग्रेशन पाकिस्तान से हो रही है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज को है, गल्फ को है या US को है, तो उस हवाले से वो टाइट बॉर्डर्स कंट्रोल के हवाले से वो जो पॉलिसी है उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इंप्लीकेशन है? बिल्कुल असर पड़ेगा। बल्कि आज ही अगेन ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इसकी जितनी मर्जी कॉस्ट पे करनी पड़े वो कोई हाई कॉस्ट नहीं है। जो भी गैर कानूनी इस वक्त अमेरिका में लोग मौजूद हैं उनको हर सूरत में वो कह रहे हैं डिपोर्ट किया जाएगा। उसके अलावा वो वही बात कि उसके लिए वो नेशनल गार्ड्स हैं, अपनी मिलिट्री है, उसको इस्तेमाल करने की बात करते हैं। और उसके साथ साथ अमेरिका के आइन में एक चीज़ मौजूद है कि अगर वहाँ पर जो भी बच्चा पैदा होता है, इरिस्पेक्टिव के उनके पेरेंट्स जो हैं वो विजिट्स पर गए हैं या वहाँ के वो शहरी हैं या नहीं हैं, लेकिन बाय वर्चू ऑफ अगर वहाँ पर बच्चे की पैदाइश अमेरिका में होती है तो ऑटोमेटिकली एक तो उस बच्चे को नेशनैलिटी मिल जाती है अमेरिका की और उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी। अब इस पॉलिसी के हवाले से भी जो ट्रंप हैं वो कहते हैं कि इसको वो चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इसके लिए उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करनी पड़ेगी। तो ये जो उनकी पॉलिसी है मैस डिपोर्टेशन की, इलीगल लोगों को अमेरिका से वापस भेजना, यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर भी उसका गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान में भी लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। बाकी दुनिया की तरह अमेरिका एक उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन होती है। तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। फिर आगे शहबाज आई थिंक जो फॉरेन पॉलिसी है वो दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट इशू। जो उनकी तरजीहात है, उन्होंने एक कहा है कि जी जैसे ही वो सदर मुंतखब होंगे विद इन 24 आवर्स जो यूक्रेन की वॉर है वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उस पीस डील की खातिर यूक्रेन को कुछ अपनी टेरिटरी कंसीड भी करनी पड़े रशिया को तो उसके लिए वो रेडी हो जाएंगे। अब उसके लिए क्या यूरोपियंस डेवलपमेंट, ये कुछ छोटी चीज नहीं। फिर नेटो के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो पहले भी जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज करते थे नेटो को कि सारा जो दिफा के ऊपर खर्चा वो तो अमेरिका कर रहा है, तो नेटो कंट्रीज खुद कुछ नहीं कर रही। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेटो जो नेशंस हैं उन्होंने अपनी जो फंडिंग है वो बढ़ा लिया। मैं सिर्फ 2 सेंट्स अपने ऐड करूंगा, उसके बाद फिर इसकी जो पाकिस्तान के ऊपर इंपैक्ट है उसके ऊपर बात कर लीजिए। मैं कुछ इनकी पब्लिकेशंस पढ़ रहा था अमेरिका की, और कुछ इस पर आपने देखा होगा कुछ वीडियोज भी सर्कुलेट कर रही थी। उनका जो डोमेस्टिक एजेंडा, अभी तो फॉरेन की बात कर रहे हैं ना, उनका बिफोर कमिंग टू पाकिस्तान, उनका जो डोमेस्टिक एजेंडा में जो 3-4 चीजें मुझे बड़ी अट्रैक्ट की हैं एज ए सिटीजन ऑफ दिस नेशन और एज ए जर्नलिस्ट। एक तो वो बात ये कर रहे हैं कि जो अथॉरिटी टू रिमूव करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, रोग ब्यूरोक्रेट्स जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो, और उसके लिए इलॉन मस्क जो हैं वो पता है कि शायद उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो इस लिहाज से दिस इज, ये अगेन रिलेट्स टू पाकिस्तान में अब किसी एक जो सिविल सर्वेंट है उसको रिमूव नहीं कर सकते। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की थी, कोई बंदा फारग नहीं कर सके, एक शायद हुआ था वो भी कोर्ट में जाकर उन्होंने चैलेंज कर दिया। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो ये कहते हैं कि जो करप्ट एलिमेंट है विद इन दी इंटेलिजेंस अपरेटस उसको वो रिमूव करने की बात करें। देन ही इज सेइंग कि क्रैकडाउन होगा विद कोलैबोरेटर्स ऑफ फेक न्यूज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब फेक न्यूज के हवाले से इनका एक CNN के साथ भी माजी में इनका काफी, इसमें हो सकता है कि हमारी जो रियासत के इदारे हैं वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनसे सबक सीख सकते हैं। कुछ कॉमनैलिटी है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
फिर चूंकि मैं इकोनॉमी कवर करता रहूँ और इनका कैरी लुगर का जो बिल था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस एक होता है इनका, जो यूएसएआईडी की ग्रांट्स आती हैं उसका वो ऑडिट करते हैं, तो उसके ऑफिस को कह रहे हैं मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट करूंगा ताकि वो इंडिपेंडेंट अपना काम कर सकें। मॉनिटरिंग ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी सो दैट दे डू नॉट स्पाई ऑन देयर सिटीजन, ये भी उनके एजेंडा के ऊपर शामिल है। और फिर वो कहते हैं कि जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है उसको मैं वाशिंगटन से बाहर निकालूंगा, इसकी भी पाकिस्तान से रिजेम्बलेंस नजर आता है। एक और जो चीज दैट इज क्लोज टू माई हार्ट इन पाकिस्तान इज उनके जो फेडरल ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन कंपनीज को वो रेगुलेट करते हैं वहां पे जाके नौकरियां नहीं ले सकते। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो वफाकी हुकूमत के लिए काम करती है, सूबाई हुकूमत के लिए काम करती है, फिर वो डिफिड में, यूएसएआईडी में और उसके जो बहुत सारे इदारे हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर जो बैंक्स हैं कमर्शियल, उनके लिए जाके काम करती है, फिर गवर्नमेंट में वापस आ जाती है। एक और जो सिमिलैरिटी तो आप हमारे यहाँ जिस तरह आप देखें, इलॉन मस्क बिलियनियर हैं, वॉल स्ट्रीट के बॉस हैं, वो भी अब उनके साथ हैं, बिलियनियर्स का क्लब है, वो शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान में अक्सर आपको पता है कि जब इस तरह के बड़े सरमायादार जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट में कोई रोल मिलता है तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है, लेकिन अमेरिका में इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा कि इलॉन मस्क शायद अपने फायदे के लिए कोई पॉलिसीज बनाएंगे क्विकली। आई थिंक इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो यूक्रेन की हमने बात की, दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मिडिल ईस्ट, गजा के अंदर जो वॉर है। अब जो ट्रंप हैं वो जिस तरह डेमोक्रेट्स हैं वो फुली सपोर्ट करते हैं इसराइल को, ये भी उसी तरह से सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपनी इलेक्शन स्पीचेस के दौरान ये वो कहते रहे कि जो नेतन्याहू हैं उनके पास जनवरी तक का वक्त है कि उससे पहले पहले जो भी उन्होंने करना है वो कर लें, जनवरी के बाद जब वो आएंगे तो फिर एक पीस की तरफ जाने की वो कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ फिर कहा यह जा रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड की रिवाइवल की भी बात हो रही है, यानी कि जो अरब कंट्रीज हैं वो रिकग्नाइज करें इसराइल को इन रिटर्न फॉर दो के इसराइल मानता नहीं है अभी भी टू स्टेट सोल्यूशन। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो क्या इम्पैक्ट आएगा, आई थिंक सबसे पहले हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि 2016 में जब ट्रंप सदर मुंतखब हुए थे उस वक्त के हालात और आज के दुनिया के हालात में बहुत फ़र्क है। उस वक्त अफगानिस्तान में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन फोर्सेस मौजूद थे, उनको एक फेस सेविंग चाहिए थी, उस फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार था। आज अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी फोर्सेस भी नहीं हैं, उनकी उस तरह से दिलचस्पी भी नहीं है। आज यूक्रेन की लड़ाई है, आज मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ाई है, चाइना राइज कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक तो पाकिस्तान की वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो माजी में अमेरिका की नज़र में हुआ करती थी। एक तो ये बात, असर कहाँ पे पड़ सकता है, आई थिंक अगर दो जो पॉलिसी इश्यूज हैं उसमें जो ट्रंप हैं वो कहते हैं कि हार्ड लाइन स्टांस लेंगे, एक ईरान और दूसरा चीन के खिलाफ, दोनों पाकिस्तान के नेबर्स हैं, अगर इनके खिलाफ वो कुछ सख्त कार्रवाई करते हैं तो नेचुरली जो उसका इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है। सिर्फ इस एक जो पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं कि फेस सेविंग भी हो सकती है कि ट्रंप के आने के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात आपको पता है कि बेहतर होने का इम्कान है। इनफैक्ट सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले वर्ल्ड लीडर्स थे जिन्होंने कॉल की ट्रंप को और मुबारकबाद दी। और अगर पाकिस्तान की गोटी कहीं फंस जाती है तो मुझे लगता है कि हम जो सऊदी कार्ड है वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट इट इज़ टू अर्ली, अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टन सिचुएशन है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस पर एक्सपर्ट व्यू भी लेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टनिंग और गैर मामूली विक्ट्री है और अब उसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर, मईशत के ऊपर क्या होगा, उस पर बात करने के लिए अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है उज़ैर यूनुस साहब ने, वेल नोन एक्सपर्ट, अमेरिकन पॉलिसी को भी और ओवरऑल रीजन की पॉलिसी को भी बड़ा क्लोजली देखते हैं। तो उज़ैर साहब, आई थिंक हम रिपीट नहीं करते कि कैसे ट्रंप जीते, ये तो अब माजी का किस्सा है। अब आगे देखना है कि ट्रंप सदर बन गए हैं और जिस तरीके से वो सदर बने हैं तो लगता है कि पहले के मुकाबले में अब उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत होगी, वेल प्रिपेयर्ड भी होंगे। तो जो उनकी तरजीहात हैं, जो मईशत की बात कर लेते हैं, मसलन वो कहते हैं कि वो टैरिफ इंपोज करेंगे अक्रॉस द बोर्ड 10 to 20% इम्पोर्ट टैरिफ, और चीन की जहां तक बात है अप टू 60% टैरिफ इंपोज करेंगे। हाउ डू यू थिंक दिस विल इम्पैक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी अगर वाकई वो इस वादे के ऊपर अमल करते हैं? पहले तो देखें कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है उन्होंने अपनी किताब में भी ये लिखा है और कंसिस्टेंटली बिजनेस में भी फॉलो करते आए हैं, वो ये है कि ही विल इम्पैक्ट जो है वो मैक्सिमम बार्गेन, मैक्सिमम लेवरेज लेने की कोशिश करते हैं किसी भी दूसरी तरफ से। तो चीन का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि वो अग्रेसिव पॉस्चर अपनाएंगे टैरिफ लगाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ डील करने की भी कोशिश करेंगे जो उनको बेहतर डील लगे। तो शॉर्ट टर्म में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया में अगर ये टैरिफ लग गया तो एक ट्रेड वॉर छिड़ेगी
और उम्मीद लोगों की यह है कि ना सिर्फ चीन के अंदर बल्कि उसका जो इम्पैक्ट है वो यूरोपियन यूनियन पे भी लगेगा, और उसकी वजह से अमेरिका में एक तो महंगाई का खर्चा बढ़ जाएगा नियर टर्म के अंदर, और दूसरा ये कि दूसरी तरफ से छोटे ममालिक की तरफ से भी एक तरह से टैरिफ्स लगने लगेंगे। तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है इस वक्त। ज़ैर साहब, अगर ये ट्रेड वॉर शुरू होती है जिसके काफ़ी चांसेस हैं, तो यूरोप को आप किस बास्केट में देखते हैं? क्या यूरोप जो है वो चाइना के साथ मिलकर कोई काउंटर पॉलिसी बनाएगा, या फिर वो जिस तरह अभी उसने लास्ट टाइम किया था वो उसने नेगोशिएट करने की कोशिश की अमेरिका के साथ? मुझे लगता है कि यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा। उसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक तो ये कि अमेरिका और यूरोप का जो मसला है तिजारत के इशू पर चीन के साथ, वो एक तरह से दोनों को एक ही मसला आ रहा है कि चाइना की प्रोडक्ट बहुत सस्ती है। वो कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी की वजह से चाइना डंप करता है प्रोडक्ट हमारे ममालिक में, और उसकी वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान होता है। तो इस तरफ अमेरिका और यूरोप मेरे ख्याल में साथ खड़े होंगे। दूसरा बड़ा इशू यूरोप के लिए यह है कि अगर वो एक पॉलिसी अपनाता है जहां वो चीन के साथ जाता है और अमेरिका की मुखालिफत करता है इस ट्रेड वॉर के अंदर, तो रशिया यूक्रेन का जो मामला है जहां जियोपॉलिटिक्स आ जाती है, वहां पे भी उनको फिर अमेरिका की तरफ से मसाइल पेश आएंगे, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि फ्रांस और जर्मनी बिलखुसूस जो हैं वो वाशिंगटन से पहले बात करने की कोशिश करेंगे और बीजिंग से शायद बाद में जाएं। उज़ैर साहब, अगर जिस तरह अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप कह रहे हैं कि वो जो यूक्रेन वॉर है वो खत्म करवा देंगे, तो अगर यूक्रेन वॉर खत्म हो जाती है एज पर हिज इलेक्शन प्रॉमिस, तो उसके बाद क्या सिचुएशन फिर भी यही रहेगी जो आपका एनालिसिस, या फिर वो डिफरेंट हो सकती है? देखिए, यूक्रेन वॉर किस तरह वो ख़त्म करवाते हैं अभी ये देखना बाकी है। मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तो कि बातचीत हो यूक्रेन और रूस के दरमियान, और उसके साथ साथ वो यूरोप पे प्रेशर डालें कि अगर आपने अपने कॉन्टिनेंट की दिफा में काम अमेरिका की ज़रूरत है तो आप भी अपना पैसा खर्च करें, अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। नंबर एक। नंबर दो, वो बातचीत करते हुए ये नहीं चाहेंगे कि किसी तरह एक ऐसी डील हो जाए रूस के साथ जहां यूक्रेन जंग हार पड़े, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं चाहेंगे कि वो अमेरिका के ऐसे सदर हों जो जंग हार जाएं यूक्रेन के अंदर और उसके बाद जो है ये जंग और आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि वो पहले कोशिश करेंगे पुतिन के साथ बात करने की, लेकिन ये एक रास्ता ये भी अपना सकते हैं कि पहले वो यूक्रेन की थोड़ी और ज्यादा सपोर्ट करें लेवरेज बढ़ाने के लिए, ताकि वो पुतिन को बताएं कि मैं तैयार हूं और ज्यादा स्टेक्स बढ़ाने के लिए, और अगर आप टेबल पे आना चाहते हैं तो बेहतर है, ना आए तो मैं और सपोर्ट करूंगा। तो मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं होगा और इतना सिंपल नहीं होगा कि वो आते के साथ ही कह दें कि जंग खत्म और यूक्रेन को हम खुदा हाफिज कह रहे हैं। एक और चीज इसके अंदर नाजरीन के लिए समझने की यह है कि यूक्रेन के इशू के ऊपर कांग्रेस और सेनेट के अंदर भी बहुत सपोर्ट पाई जाती है, बिलखसूस सेनेट के अंदर दोनों तरफ से, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की साइड पे। तो वहां भी सदर ट्रंप को अपनी कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा पहले कि स्ट्रेटजी है क्या, और हम किस तरह जो है पुतिन को कन्विंस करें कि वो टेबल पे आके मुज़ाकरात करे और ये जंग और ज्यादा एक्सपेंड ना हो। उज़ैर साहब, पाकिस्तान की अगर आप बात करें, ये दो कि हम ग्लोबल जो फाइनेंशियल सारा निज़ाम है उसमें तो हमारा एक बड़ा छोटा सा रोल है, लेकिन ये भी हमें पता है कि अमेरिका एक्सपोर्ट की अगर बात करें पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी वो डेस्टिनेशन है। अगर इनिशियली वाकई कुछ टेम्परेरी ही सही ये टैरिफ इम्पोज होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बिकॉज पाकिस्तान को डेस्परेटली ज़रूरत है डॉलर्स की अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की। जी बिल्कुल, और शायद पाकिस्तान के ऊपर अगर डायरेक्ट टैरिफ लगता भी नहीं है तो इम्पैक्ट ट्रेड वॉर का पाकिस्तान पे ज़रूर आएगा, और वो इस तरह आएगा कि टैरिफ लगने से अमरीकी जो हाउस होल्ड्स हैं जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स खरीदते हैं, जिनमें टी शर्ट्स, तौलिए, बेड निटिंग एक्सेट्रा ये सब शामिल हैं, उनके ऊपर एस्टिमेट इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं कि सालाना 3 से 4 हज़ार डॉलर का बोझ पड़ सकता है इन टैरिफ्स की वजह से, जो चीन पे सदर ट्रंप कह रहे हैं मैं लगाऊंगा। तो उनके पास जाहिर है कुव्वत खरीद जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो चीज़ें खरीदना और कम कर दें, और उस वजह से पाकिस्तान को जो है इसका नुकसान होगा। और पाकिस्तान की मईशत, जैसे आप भी जानते हैं और मैं भी लोग नाजरीन भी जानते हैं कि इस वक्त डॉलर की बड़ी जरूरत है, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे हल्का सा भी धचका लगे तो वो खतरनाक होगा। नंबर 2 उसके अंदर ये कि पाकिस्तान जो है रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान की आती हैं अमेरिका से, कनाडा से, यूरोपियन यूनियन से, ये भी एक बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं पाकिस्तान की मईशत के अंदर। तो अगर कुव्वत खरीद नॉर्थ अमेरिका के घरानों में कम हो रही है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हम कह सकते
पाकिस्तान की रेमिटेंसेस पड़ेगा, ये सेकंड ऑर्डर इफेक्ट हो सकता है इस ट्रेड वॉर का पाकिस्तान के ऊपर। साहब, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की आप देखें ना, इस वक्त दो ही जो है रियल पॉजिटिव स्टोरीज हैं जो वाकई है, जिसको आपको प्रोपेगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। वो एक एक्सपोर्ट्स में अब एक इजाफा होना शुरू हुआ है और दूसरा फॉरेन रेमिटेंसेज में। तो अगर ये पॉलिसी शिफ्ट आता है तो डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। एक और जो चीज है वो पाकिस्तानियों से रिलेटेड है, जो एट बर्थ एक नेशनलिटी का राइट है यूएस में, उसको रिवर्स करने की बात हुई है। फिर जो इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस भेजने का उनका एजेंडा पहले भी आके उन्होंने इंप्लीमेंट किया, फिर करने की बात करें। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ये जो है बड़ा देखना पड़ेगा कि उनकी पॉलिसी किस तरह होती है। यूजुअली अमूमन मीडिया के अंदर इसे फ्रेम किया जाता है कि जो लातीनी अमेरिका से, मेक्सिको से, अल साल्वाडोर से जो इमिग्रेंट्स आते हैं उन्हें ट्रंप निकालेंगे। लेकिन डेटा जो हमारे पास मौजूद है पब्लिकली अवेलेबल, उस पर नॉन लातीनी अमेरिका के जो ममालिक हैं, भारत हो गया, इसमें पाकिस्तानी हो गए, चीनी हो गए, ये भी बड़ी मिकदार में लीगली एंटर करते हैं सदर्न बॉर्डर के थ्रू। तो अगर ये इशू बढ़ेगा और ये डिपोर्टेशन बढ़ेगी तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ इलीगल पाकिस्तानीज जो अमेरिका में रह रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर और हाथ डाला जाएगा, बल्कि ये बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर भी एक तरह से इंपैक्ट होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने 1000-2000 बंदा भी पकड़ा है तो उसको आपने वापस पाकिस्तान भेजना है, उस पर सिफारतकारी का अमल है। तो ये सारी चीजें वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती हैं रिलेशनशिप के अंदर। उज़ैर साहब, पाकिस्तान ऑफ कोर्स आफ्टर यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान कोई उसकी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान रिमेन्स रेलेवेंट और पॉजिटिवली? बिकॉज एक चीज़ तो हमें पता है कि इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में हैं और यूएस की हिमायत की हमें सख्त ज़रूरत है। और प्रीवियसली आई बिलीव कि ट्रंप ये कहते रहे हैं कि वो कोई भी IMF का ऐसा बेल आउट प्रोग्राम उसकी हिमायत नहीं करेंगे जो चीन का कर्जा उतारने के लिए इस्तेमाल हो। अगर चीन और अमेरिका में कशीदगी बढ़ती है तो डू यू थिंक कि यहां पर एज ए लेवरेज के तौर पर अमेरिका ये IMF का प्रोग्राम है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है अंडर ट्रंप? मैं समझता कि डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करेगा IMF प्रोग्राम। और पिछले कई सालों से अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो है IMF के अंदर, लेकिन वो रिलेटिवली स्पीकिंग 90s या 80s के मुकाबले में कम हो गया, नंबर एक। और प्रोग्राम में पाकिस्तान ऑलरेडी है, तो वो डायरेक्ट मुझे नहीं लगता वो उतनी प्रायोरिटी भी होगी ट्रंप इंतजामिया के लिए कि वो एक्शन ले। जहां अमेरिका चीन की जंग, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन का इशू पाकिस्तान की तरफ आ सकता है, मैं समझता हूँ वो डिफेंस रिलेशनशिप की साइड पर है। अभी कुछ हफ्तों पहले भी सैंक्शंस लगी थी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, इसका टेम्पो बढ़ सकता है मैं समझता हूं, बिलखुसूस डिफेंस सेक्टर के अंदर पाकिस्तान और चीन का जो ताल्लुकात हैं उसकी वजह से। लेकिन मैं समझता हूं पाकिस्तान, जहां आपने सवाल किया पाकिस्तान को क्या करना चाहिए नियर टर्म में, हम कह सकते हैं पहले 6-8 महीनों में अगले साल के, कोशिश ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान सऊदी अरब और UAE के साथ जो है कोऑर्डिनेट करे कि स्ट्रैटेजी क्या होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करने की। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप ने इब्राहिम अकॉर्ड्स पहले किया अपनी पहली टर्म के अंदर, और वो वापसी चाहेंगे कि खत्ते के अंदर जो ये एक तरह से अमन और अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है उस पर काबू पाया जाए, और वो सऊदी अरब और एमिरेट्स के साथ एंगेज करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए जरूरी होगा कि वो UAE और सऊदी अरब के साथ कोऑर्डिनेट करके स्ट्रैटेजी पे अपनी एक पॉलिसी बनाए, ताकि उसकी वजह से वॉशिंगटन के साथ भी उनका एक ताल्लुकात गहरा हो। क्योंकि अगर ट्रंप को यह लगेगा कि पाकिस्तान भी पॉजिटिव किरदार इनके गोल के अंदर अचीव कर सकता है, तो वो सऊदी अरब और UAE की बात भी इस पर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया उज़ैर यूनुस साहब, वेरी वैलिड पॉइंट। ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि जब एक तरफ ट्रंप की विक्ट्री का ऐलान हो रहा था तो आर्मी चीफ पाकिस्तान के सऊदी अरब में मौजूद थे, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से वो बात कर रहे थे, और उसी रोज़ फिर मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप से भी बात हुई। तो ये बात बड़ी वैलिड है कि अगर पाकिस्तान के लिए कोई भी अगर इश्यूज होते हैं तो आई थिंक माजी में भी ऐसा होता रहा है कि सऊदी अरब एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की। अगर आप बात करें तो अगेन सऊदी अरब और UAE कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल जहां तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात है। जहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि कैसे जो एक तरफ हुकूमत जो है अपने अखराजात कम करने के दावे तो करती है, लेकिन जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस या अलाउंसेस हैं उसमें होशरुबा इजाफा किया, और क्यों किया है ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ जो अवाम है वो ऑब्वियसली जो मुश्किल मुआशी सूरत हाल है उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है एक इस हफ्ते बड़ा उन्होंने ऐलान किया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के और आला अदलिया के जजेस हैं
उनकी तनख्वाहों में, उनके अलाउंसेस में होशरुबा इजाफा किया है। आप सुनकर हैरान होंगे, कोई 414%, मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि एक लॉटरी लग गई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ठीक है चलें, आई नो के से बाकी तबके इन्फ्लेशन, मुश्किल मुआशी सूरत हाल से मुतासर होते हैं, ऑब्वियसली जजेस भी मुतासर होते हैं, बट इंक्रीज एक इंक्रीमेंटल होती है ना, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इतनी ज़्यादा इंक्रीज आखिर क्या हुआ है? कामरान, ये जो ओवरऑल एक जुडिशियल फ्रंट के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आई डोंट नो से इसका कोई कनेक्शन बनता है या नहीं। मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट यहाँ पे नहीं करना चाह रहा बिकॉज आई डोंट नो द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इस तरह के जो अब इंक्रीजेज आते हैं तो वो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आते हैं। अब इसमें एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये देखने वाली होगी कि जो लास्ट इंक्रीज इनको मिला था वो कब मिला था। अगर तो उसमें कई दहाइयाँ हो गई हैं तो फिर तो ये बात समझ आती है कि आपने 68,000 रुपीज़ जो इनका था मंथली हाउस रेंट, उसको बढ़ाकर आपने 3,50,000 रुपया पर मंथ कर दिया है, फिर तो मुझे समझ आती है। अगर इनको रेगुलरली मिलता रहता है, हर साल अगर नहीं मिलता, 2-3 साल के बाद मिल जाता, तो फिर इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, और ये मुझे उसकी तरफ भी लेके जाएगी कि जो एक दो नोटिफिकेशंस के दौरान के अंदर दो मुतजाद कहानियाँ आपको मिलती हैं। एक तो इनका हाउस रेंट बढ़ गया जो 414% आपने बोला, और दूसरा इनका जो सुपीरियर जुडिशियल अलाउंस है, एक तो तनख्वाह मिलती है जज साहब को, और जज साहब को फिर एक अलाउंस पे मिलता है जुडिशरी का, सुपीरियर जुडिशरी अलाउंस का। उसको कामरान इन्होंने 4,28,000 रुपया जो महाना था उससे बढ़ाकर 11,00,000 रफली 60,000 रुपया पर मंथ कर दिया है। और ये कोई अगेन कोई 171% इंक्रीज ये बनता है जुडिशियल अलाउंस में, और 414% हाउस रेंट में बनता है। कहानी और ये भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि पहले माशाल्लाह से जो हमारे ये जजेस हैं इनकी तनख्वाहें कम थी, हायर पोस्ट के ऊपर मैं अच्छी सर्विस देने के खुद जाती तौर पर हक में हूँ। आपके जजेस हैं, आपके टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, और आपके बाकी जो स्टेट फंक्शनरीज हैं, उनकी तनख्वाहों में एंड आल्सो गिवन द फैक्ट कि इतने इंपॉर्टेंट केसेस जब सुनते हैं और आपके सामने जो बाज़ दफा वकील होते हैं करोड़ों की, तो वो फीस ले रहे होते हैं, तो उसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हर चीज एक दायरा कार के अंदर रखे हो ना तो अच्छी लगती है। अब ये जो चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ये है कामरान इसके अंदर कि इनके जो पर्क्स एंड इनके जो परक्विजिट्स हैं जजेस के, प्रिविलेजेस हैं उनकी, और ये जो अलाउंसेज है ये टैक्स फ्री है। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। ये 11,60,000 रुपया जो है इस पर कोई टैक्स नहीं है, माइंड इट। हमारा अगर मंथली जो सैलरी है अगर वो तकरीबन मेरा ख्याल 3,42,000 रुपया है, उससे ज्यादा हो तो 35% आपके ऊपर टैक्स रेट लगता है। और मजे की बात यह है कि सैलरीड क्लास जो है वो 35% टैक्स देगा, तो टैक्स देने के ऊपर 10% जुर्माना भी देगा। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान। यहाँ पे ये सूरत हाल है, कानून की बात है, जजेस की बात है, तो मैं लॉ पढ़ देता हूँ, मैं खुद कुछ नहीं कह रहा, मुझे तो बड़ा डर लगता है। ये सेकंड शेड्यूल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, इसकी क्लॉज 55 और क्लॉज 56 वेबसाइट पे नाज़रीन जाके आप देख सकते हैं। उसके अंदर ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, ये घर या घर के ऊपर जो अलाउंस मिलेगा जैसे आपको, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। क्लॉज 56 जो है दैट रिलेट्स टू इनके जो जुडिशियल अलाउंसेस। क्लॉज 56 की सब क्लॉज बी है विच सेज superior judicial allowances payable to a judge of Supreme Court of Pakistan and the judges and judge of a high court, ये this will also be exempted। तो ये एक सूरत हाल है। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तो ये सूरत हाल आपने सुन ली, एक और कहानी आपको उन पाकिस्तानियों की जिनकी इस मुल्क में सुनने वाला कोई नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अनाउंसमेंट्स की, बहुत उन्होंने ऐलानात किए, हुकूमत का साइज कम करेंगे, इदारे बंद कर देंगे, आईनी तौर पर जो हम नहीं चला सकते, हमारा काम नहीं है, वो हम सूबों को दे देंगे। वो तो नहीं हो सका, क्योंकि बड़े मसले होते हैं, हुकूमत चलाना आसान नहीं है, तहादी जमातों की हुकूमत है, बड़े मसाइल है, कोर्ट में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। तो वफाकी हुकूमत ने, वजारत खजाना ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, 4 नवंबर का ये नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन एक 27 अगस्त 2024 का फैसला है। वो फैसला क्या था कि जो कुछ कंटेंजेंसी पोस्ट होती हैं हर महकमे के अंदर, डेली वेजेस टाइप, जो वक्ती तौर पर कुछ लोग भर्ती किए जाते हैं और उनका इंपॉर्टेंट काम होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं, मैं खुद बहुत सारे डेली वेजेस को जानता हूँ जो कंटेंजेंसी पोस्ट के ऊपर आए हुए हैं वजारत खजाना में, तकरीबन 60 के करीब है। ये लोग कहीं ना कहीं इनका लो ग्रेड के होते हैं, ये लो पे स्केल्स में होते हैं, बट इनकी कोई ना कोई ये काम कर रहे होते हैं। तो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया 27 अगस्त 2024 को तमाम कंटेंजेंसी जो पोस्ट है खत्म कर दी जाएंगी, और अभी 4 नवंबर को वजारत खजाना ने कहा है कि ऑल कंटेंजेंसी पोस्ट टू बी एलिमिनेटेड, हदायत जारी हो गई हैं। अगर ये वाला जो नोटिफिकेशन है जिसमें कंटेंजेंसी पोस्ट को खत्म करना जरूरी है,
होगा हमें नहीं पता, लग तो रहा कि जरूरी है, इसलिए तो गवर्नमेंट गरीब लोगों की नौकरियां छीन रही है। तो फिर ये जो जुडिशियल अलाउंसेस दिए गए हैं, इसमें 171% जुडिशियल अलाउंस में इजाफा, 414% जो है उसमें हाउस रेंट में इजाफा और टैक्स फ्री, इसकी क्या जस्टिफिकेशन? अगर हुकूमत में बता दे तो हम हुकूमत के शुक्रगुजार होंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से और कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे बेनिफिट जिसका इल्जाम कुछ मीडिया पे भी आ रहा है, शायद कामरान ने भी लिए, उनसे भी पूछते हैं उन्होंने क्या बेनिफिट्स लिए। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले महीने पाकिस्तान ने मेज़बानी की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास की और ये पहला मौका था कि पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी की और जाहिर है कि तकरीबन 10-11 मुल्कों के जो हुकूमत के सरबराहान थे वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। चीन, रूस जैसे जो ममालिक थे उनके वज़ीर आज़म आए और काफ़ी अरसे के बाद इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने का पाकिस्तान को मौका मिला और नेचुरली ज़ाहिर है कि पाकिस्तान चाहता था कि दुनिया को दिखाए और ख़ास करके SCO के मेंबर्स कि पाकिस्तान इज़ अ नॉर्मल कंट्री। और उसके लिए हमने देखा कि दिन रात जो पहले तो एक तो अच्छी बात है, उसका फ़ायदा हुआ इस्लामाबाद के अवाम को कि रोडों की कारपेटिंग हुई, चलिए छुट्टियां तो मिली, कारपेटिंग हुई और बहुत सी जो रेनोवेशन का काम है वो किया गया क्योंकि वो तो अपनी जगह पे अब मौजूद है। लेकिन जाहिर है कि वो मुफ्त में तो नहीं हुआ, अरबों रुपए उस पर इसका हिसाब खर्चा हुआ है। कामरान ने आपके ऊपर भी इल्जाम लगा। अच्छा, हमारे ऊपर भी आ गया इल्जाम। देखिए, एक तो टोटल खर्चे की तो बात करें ना कि 5 अरब रुपए की समरीज अब तक आज तक आ चुकी हैं ECC के सामने, जिसमें से एक वो समरीज का खर्चे की आपने बात की, उसके बाद में कर करते आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। ये एक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की समरी गई है ECC में, 95 मिलियन रुपीस की ये समरी है और ये समरी गई है कि जो वजारत इतलात ने जो खर्चा किया सहाफ़ियों को उनको इंटरटेन करने के ऊपर, कितना 95 मिलियन रुपीस। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि हमने सहाफ़ियों पे खर्चा किया। खर्चा आपके ऊपर क्या किया जिसमें आप भी शामिल थे? आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कवर की, आप पाक चाइना कन्वेंशन सेंटर गए, आपने खाने खाए, पता नहीं क्या क्या किया, आप उसका हिसाब दें। आपके ऊपर इल्जाम ये है कि आप उन 250 लोगों में शामिल हैं जिनके लिए गाड़ियां जो है वो ली गई किराए पे, 94 लाख रुपए खर्चा उसका है। ये अगला बड़ा इंटरेस्टिंग हेड है जिसकी आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ सकती है ऑफ द कैमरा भी। पेमेंट्स टू अदर फर्स्ट सर्विसेज रेंडर्ड, अब कौन सी सर्विसेज रेंडर नहीं हुई है ये हमें नहीं पता। इसका जो खर्चा है 77.4 मिलियन रुपीस। अच्छा, कितने खर्चा किया है तुसी जरूर दसो। एंड देन देयर इज अ कैटेगरी ऑफ अदर्स, दिगर, और दिगर की मद में कोई 90 लाख रुपए का खर्चा है। ये 95.8 मिलियन का आपके ऊपर बिल बैलेंस का हिसाब है। आपको बता देता हूँ, एक तो उन्होंने जो फैसिलिटेशन सेंटर बनाया था इतना दूर नहीं है पाक चाइना सेंटर में, ऑफ कोर्स एक तो ऑफ कोर्स वो स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने बड़ा अच्छा सेंटर बनाया था क्योंकि डोंट फॉरगेट कि ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि आई थिंक चीन, रूस और इवन इंडिया से भी बहुत बड़ी तादाद में भी जर्नलिस्ट वहाँ पर आए थे। एक तो वहाँ पर उन्होंने ये काम किया। जहाँ तक वो आप बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की मद में इतना पैसा 94 लाख लग गए हैं, एक तो उस दिन सिक्योरिटी की ये हालत थी कि हमारे पास कार्ड्स भी थे और फिर भी हम नहीं पहुँच सकते थे और क्योंकि गाड़ियाँ नहीं थी, कोई गाड़ी शाड़ी तो हमें किसी उधर से पैदल वॉक करके, क्योंकि 5-10 मिनट का फासला है, मैं तो पैदल आता जाता रहा वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में। हाँ, एक दिन उन्होंने डिनर का एहतमाम वहाँ पे किया था, हमने डिनर किया वहाँ पे। 77 लाख में सिर्फ डिनर है, डिनर और बाकी आई डोंट नो कि वो जो कह रहे हैं किसी को और ये ज्यादा बनता है ना, ये 7 करोड़ 74 लाख बनता है। तो आई डोंट नो कि उन्होंने बाकी कहाँ पे खर्च किया है, तो इसके लिए आई थिंक बिल्कुल ओपनली एक ट्रांसपेरेंटली उस पर होनी चाहिए। अच्छा, एक और भी चीज इसके अंदर इंटरेस्टिंग है, हमारे पास टाइम, क्योंकि हमारे एक और कोलीग है रिजवान साहब, उन्होंने भी कार्ड बनवाया था लेकिन वो ट्रैफिक की वजह से निकल नहीं सके। हल्का कार्ड इसलिए बनवाया था कि चलो यार वो अच्छा होगा, खाना खाते तो फिर तो 95 मिलियन। अब उन्होंने डाल तो उनका भी हिस्से में डाल दिया, उनका भी, उनको लगता है दोबारा एहतजाज करना चाहिए। रिजवान साहब जाते तो बिल जस्टिफाई होते थे, आपका नहीं पता ना, आप एक्टिंग कर रहे हैं। अब इसमें सवाल ये है कि इसी के अंदर जो 2 अरब 70 करोड़ रुपया जो है ये खर्चा मांगा गया ECC से। अच्छा कामरान, चले ये तो हो गया खाने पीने की बात। अब एक और जो समरी ECC के सामने की कि इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए का खर्चा है। कुछ समझ आई कि ये 2 अरब 70 करोड़ जिना कन्वेंशन सेंटर एस्टेब्लिश्ड बिल्डिंग है, वहां पे रेनोवेशन उसकी फेस लिफ्टिंग हुई होगी, हमें भी नजर आ रही हुई है। फेस लिफ्टिंग तो की उन्होंने, डेफिनेटली की है, वो सबको नजर आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी कि 2 अरब 70 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा है, जिसमें जिना कन्वेंशन सेंटर का जो खर्चा है वो 2 अरब 40 करोड़ है, सड़कों का तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ रुपया, एनवायरमेंटल वर्क 1 करोड़ रुपए का कर दिया वहां पे जना कन्वेंशन सेंटर में, इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी 1 करोड़ रुपए उन्होंने कर लिया है। तो ये बल्कि 10 करोड़ बनता है यार, ये 2 अरब 40 करोड़ एक है, फिर 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, 2 अरब 70 करोड़ हो गया। इवेंट मैनेजमेंट 10 करोड़, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट 10 करोड़,
या मिलियन है, या मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, या नंबर बड़े, इतने बड़े बड़े नंबर मुझे खुद कंफ्यूज हो गए। ये खर्चा अगर हमें पहले पता तो हम भी एक इवेंट मैनेजमेंट कर लेते तो, लेकिन अब मसला उस पर ये हो गया है कि ईसीसी में गया, अप्रूव नहीं है, ईसीसी ने कहा इसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाए, ये ईसीसी ने बड़ा अच्छा फैसला किया। लेकिन नाजरीन एक और जो चीज हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग है, ईसीसी ने ऑर्डर किया कि इसकी जो है थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाई जाए, उन्होंने समरी अप्रूव नहीं की, खर्चा उनको ज्यादा लगा है। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी तारीफ की इस्लामाबाद की खूबसूरती की, उन्होंने क्या कहा है जरा सुनते हैं। एससीओ कॉन्फ्रेंस जो कि इंतहाई कामयाबी से और बड़े पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई चंद हफ्ते पहले, उसके लिए भी वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और अली रंधावा उनकी टीम ने जो खूबसूरती के हवाले से जो काम किया, वो वाकई मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद की तरफ में वो दीदनी था। और वज़ीर इत्तलात ने जो कॉन्फ्रेंस सेंटर की जो रिपेयर, उसकी खूबसूरती के लिए जो दिन रात एक किया सीडीए के साथ मिलकर, मैं समझता हूँ कि उसके लिए मैं आज इस मौके की मुनासबत से वज़ीर दाखिला को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, उनकी टीम को, और वज़ीर इत्तलात को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एससीओ कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया हर तरीके से। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े खुश हैं, बहुत खूबसूरत इस्लामाबाद को सजाया गया था, और हम भी इस चीज़ की गवाही देते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। और जब इस तरह का इंटरनेशनल इवेंट होता है तो खर्च करने में कोई हर्ज नहीं होता। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, खर्चा करना चाहिए जो ज़रूरत होती है, जजेस के अलाउंसेस बढ़ाने चाहिए जो ज़रूरत होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जितना खर्च किया जाए उतना ही क्या क्लेम किया गया या नहीं। हमारे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता, इक्तिसादी राब्ता कमेटी को भी नहीं पता। उन्होंने इसकी जो है वो एक उन्होंने थर्ड पार्टी वैलिडेशन का कह दिया है। हम किसी चीज़ पे भी इस वक्त कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपके सामने हमने वो हकायक रख दिए हैं। ईसीसी ने क्या कहा, कितने पैसे मांगे गए, और वज़ीर आज़म साहब ने जो तारीफ की, हम भी तारीफ करते हैं। क्या उनको ये तारीफ इस थर्ड पार्टी वैलिडेशन से पहले करनी चाहिए थी या नहीं, ये सवाल हम आज के लिए आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और कामरान यूसुफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।